जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मियां नवाज शरीफ का जलसा इंतहाई भरपूर होगा, लोग आएंगे और इस जलसे को तारीख साज जलसा कहा जाएगा। ये मेरी रीडिंग क्यों है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जज मोहम्मद बशीर ने कमाल कर दिया। उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ था, इसके साथ साथ वो बीमार भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो अदालत पहुंचे और उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया। जज मोहम्मद बशीर साहब को इतनी एमरजेंसी क्यों थी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और शेख रशीद साहब अपीयर हो चुके हैं, उन्होंने मनीफ फारूक साहब को इंटरव्यू दे दिया है। शेख साहब ने खुद उनसे रब्ता किया था मनीफ फारूक साहब से कि मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूं। शेख साहब ने ये रब्ता क्यों किया, इंटरव्यू किस माहौल में हुआ, कहां हुआ, और उसमें शेख रशीद साहब ने क्या क्या इंकशाफात किए और क्या वाकई शेख रशीद साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। मियां नवाज शरीफ की जमानत हो चुकी है, वो 24 अक्टूबर तक हर काम से महफूज हैं। ना उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ना फौज गिरफ्तार कर सकती है, ना कोई अदालत उन्हें बुला सकती है। और इसके साथ ही जो लाहौर का जलसा था मियां नवाज शरीफ का, उसके बारे में अब पेशीनगोई की जा सकती है कि जलसा बड़ा भरपूर होगा। वाकई एक फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा और तारीख साज भी जलसा होगा। इतना ज़्यादा क्राउड आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमा नहीं कर सकी होगी जितना लाहौर के 21 अक्टूबर के जलसे में होगी। अब सवाल ये है कि ये जलसा इतना कामयाब कैसे हो जाएगा और क्यों अचानक हमारी राय बदल गई इसके सारे मामले में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक मजाज है, जब भी किसी की गवर्नमेंट आ रही होती है या जब किसी के बारे में ये इंप्रेशन आ जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मिल गई है या रियासत अब इस घोड़े के ऊपर पैसे लगाना चाहती है, तो फिर फौरी तौर पे सारी हवाएं तब्दील हो जाती हैं और सारी राहें हमवार हो जाती हैं। तो इस बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब का भी एक कल्चर है कि जब उन्हें ये पता चलता है कि ये शख्स अब जीतने वाला है तो फौरी तौर पर लोग दौड़ के उसके साथ शामिल हो जाते हैं। जो ही मियां नवाज शरीफ की ज़मानत पक्की हुई तो साथ ही एक इंप्रेशन गया पूरे पाकिस्तान में कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और अदालत ने 441 सेकंड में जो फैसला किया है, इसका मतलब ये है कि अब हर चीज़ सारी ताकतें जो है मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ी हो गई। जब ये इंप्रेशन आ जाता है तो फिर उसका नतीजा यही होता है कि लोग अपने घरों से दौड़ पड़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि मियां दे नारे वजन दे और इमरान खान जिंदाबाद और आसफ अली ज़रदारी जिंदाबाद। ये इंप्रेशन आपको 1946 में भी मिला था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उतरी थी, और उससे पहले जब उनको इजाज़त दे दी गई थी और पाकिस्तान के अंदर हवाएं तब्दील हुई थी, तो उस वक्त भी लोगों को महसूस हो गया था कि बीबी के लिए अब रास्ते हमार हो गए। तो उसका नतीजा ये निकला कि जब बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट पर उतरी लाहौर पर, तो सारा लाहौर सड़कों के ऊपर था और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के झंडे उठाए हुए थे। फिर जब इमरान खान साहब के बारे में 2011 में पता चला कि अब इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, तो आपको याद होगा कि 30 अक्टूबर 2011 का जो बड़ा भरपूर जलसा लाहौर का हुआ था, उसके पीछे यही बात थी कि अब इमरान खान साहब जो हैं एक बड़े लीडर बन रहे हैं। तो सारा लाहौर, सारा पंजाब बाहर निकल के इमरान खान के पीछे खड़ा हो गया। और उसके बाद 2017 में जब लोगों को महसूस ये हुआ कि अब मियां नवाज शरीफ साहब को फारग किया जा रहा है और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो बेशुमार लोग इमरान खान के साथ पहुंचे। और वो सब लोग बल्कि अपने घर से ही वो दुपट्टा लेके आ जाते थे जो गले में डाला जाता था, क्योंकि कहीं उन सब का ख्याल था कि बनी गाला में कहीं ऐसा ना हो कि दुपट्टे कम पड़ जाएं, तो वो अपना दुपट्टा खुद ही ले आते थे और ख़ुद ही गले में डाल के इमरान खान के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा के अपने घर चले जाते थे। और उस वक्त इतने लोग पार्टी में आए कि इमरान खान साहब उनकी शक्लों से वाकिफ़ नहीं थे, इमरान खान साहब उनके नामों से वाकिफ़ नहीं थे, और उनमें उस्मान बुज़दार भी शामिल थे। जब उस्मान बुज़दार साहब पार्टी में शामिल हुए थे तो इमरान खान साहब उनको नहीं जानते थे। इसकी वजह यही थी कि इतने लोगों के गलों में उन्होंने वो दुपट्टे डाले थे या अपने परचम डाले थे कि वो सब लोगों के नाम और शक्लें भूल गए थे। और अब क्योंकि मियां नवाज शरीफ को अदालत की तरफ से रिलीफ मिल चुका है, तो इस रिलीफ के बाद सबको पता चल गया कि मियां नवाज शरीफ के लिए हवाएं तब्दील हो चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट और रियासत अब मुकम्मल तौर पे मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है। लिहाजा उसका नतीजा आप देख लीजिएगा कि वो ट्रेनें जो कभी रुकी हुई थी अब वो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। वो बसें जिनके ड्राइवर ये महसूस कर रहे थे कि पता नहीं हमें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, वो अब अपनी अपनी गाड़ियों को साफ़ कर रहे हैं। और वो लोग जो दरमियान में खड़े होकर कभी पीटीआई की तरफ देखते थे, कभी नवाज शरीफ की तरफ देखते थे, अब उन्होंने पीटीआई का चैप्टर क्लोज़ कर दिया है और अब वो मियां नवाज शरीफ की तरफ दौड़ेंगे। तो ये पंजाब का और पाकिस्तान का मजमूई तौर पर एक तासुर है। इस तासुर की बुनियाद पर मैं ये आज दावे से कह सकता हूँ कि ये जलसा बड़ा ज़बरदस्त होगा। कराची से लोग भी आएंगे ट्रेनों पे, खैबर पख्तूनख्वा से भी ट्रेनों से आएंगे, बलूचिस्तान से भी खसूसी ट्रेनें चलेंगी, बसों पे भी आएंगे, ट्रकों पे भी आएंगे लोग। मुस्लिम लीग का झंडा उठा के
मियाँ नवाज शरीफ के नारे वजेंगे, ये कहते हुए पंडाल में पहुँचेंगे। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि सबको हवाओं की तब्दीली का पता चल गया और ये पाकिस्तान का मजाज है। और अगर कल मियाँ नवाज शरीफ को ज़मानत ना मिली होती तो यकीन करें कि मियाँ नवाज शरीफ के अपने कारकुन, अपने MP, अपने MNA भी बाहर ना निकलते, वो सब अपने घरों में दुबक के बैठ जाते, क्योंकि उनको ये तासुर मिल जाता कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो जब उनको ये तासुर मिल जाता तो फिर पंजाब के अंदर सारे मिले उजड़ जाते। ये एक हकीकत है पाकिस्तान की और इस चीज़ को आपको जहन में रखना चाहिए। मैं शेख रशीद की तरफ वापस आऊँगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है, लेकिन उससे पहले जज मोहम्मद बशीर साहब, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एहतसाब अदालत के जज हैं वो, और इनकी अदालत में मियाँ नवाज शरीफ का तोशा खाने का केस एक चल रहा था और इस केस में सितंबर 2020 में मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक वारंट जारी हुआ था और ये वारंट ता हयात था, यानी जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब हयात हैं उस वक्त तक ये वारंट जारी था। लेकिन कल जज साहब अदालत में तशरीफ़ लाए। जज साहब के बारे में सब वकला का ख्याल था कि वो तशरीफ़ नहीं लाएंगे। उसकी वजह ये कि एक दिन पहले उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ था और कोई भी शख्स जिसकी हमशीरा का इंतकाल हुआ वो फौरी तौर पर ज़ाहिर है नौकरी पर नहीं आ सकता। और इसके साथ साथ वो अलील भी थे क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था जब वो अदालत में आए, लेकिन इस अलालत के बावजूद और अपनी हमशीरा के इंतकाल के बावजूद वो अदालत में आए और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और फ़र्ज़ में उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब का वारंट मुअत्तल कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि स्टेट की फुर्तियाँ कितनी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा कितना पहुँचाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो तारीख़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे तेज़ तरीन फ़ैसला जो था वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का फ़ैसला था, यानी 441 सेकंड के अंदर अंदर ये फ़ैसला हो गया। अभी ये टिकट चल रहे थे कि अदालत के अंदर समाअत शुरू हो गई और उसके साथ ये टिकट चलना शुरू हो गया कि फ़ैसला हो गया। तो बड़ा तेज़ इंसाफ मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिला। इस तेज़ इंसाफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी और नफसियाती सूरत हाल क्या होगी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आज के दिन तो बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर को भी ज़मानत मिल जाएगी या ज़मानत नहीं मिलेगी और कहीं जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त और इस सवाल के लिए हम एक अलग वीलॉग कर रहे हैं। ये वीलॉग रात के 9 बजे लगेगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें हम ये तजिया करेंगे कि 24 अक्टूबर को क्या होगा, क्योंकि वो भी एक बड़ी दिलचस्प किस्म की खबर है, दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। क्योंकि इस वक्त किसी को नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ जो आ रहे हैं वो 21 अक्टूबर को तो बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, लेकिन 24 अक्टूबर को उनके साथ क्या होगा। तो एक तजिया हम रात 9 बजे पेश करेंगे। और अब हम शेख रशीद साहब की तरफ आते हैं। मुनीर फारूक साहब हमारे दोस्त भी हैं और मैं उनका फ़ैन भी हूँ। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जब भी गुफ्तगू करते हैं इंतहाई बैलेंस गुफ्तगू करते हैं और ब्लो दी बेल्ट कभी नहीं जाते, कभी नाशाइस्ता बात नहीं करते। समा TV के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त शो कर रहे हैं, उससे पहले जियो पे शो करते थे। मुनीर फारूक साहब को फ़ोन आया शेख रशीद साहब का, यानी शेख रशीद साहब के फ़ोन से बाकायदा मुनीर फारूक साहब को फ़ोन किया गया। और जब मुनीर फारूक साहब ने देखा कि उसके ऊपर शेख रशीद लिखा हुआ है तो वो बड़े हैरान हुए कि शेख रशीद साहब तो गायब हैं, घर से गायब हैं, मिसिंग है, तो उनका फ़ोन मुझे कैसे आ गया। तो फिर उन्होंने जब कॉल रिटर्न की तो दूसरी साइड पे वाकई शेख रशीद साहब थे और शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं अपने घर में हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको पहला इंटरव्यू दूँ। तो अब मुनीर फारूक साहब ज़ाहिर है थोड़े से हैरान हो गए कि वो शेख रशीद जिसे पूरी दुनिया तलाश कर रही है, जिसे कोर्ट में कल भी पुलिस से कहा गया कि शेख रशीद साहब कहाँ हैं और पुलिस वालों की ठीक ठाक वहाँ पे ठुकाई की गई कि एक आदमी अपने घर से गायब है और अभी तक उसके बारे में कोई इतला नहीं आ रही। और उनसे कहा गया कि आप फौरी तौर पर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर शेख रशीद को पहुँचाएँ या वो लोग जो इस गिरफ्तारी के ज़िम्मेदार हैं उन सबको अदालत में पेश करें। और वो शेख रशीद साहब अपने घर में बैठ के मुनीर फारूक साहब को डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हैं, तो ये वाकई बड़ी हैरानकुन बात है। बहरहाल मुनीर फारूक साहब ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बताएं कि आप मेरे पास आएंगे या मैं आपके पास आऊं। तो उन्होंने शेख रशीद साहब ने कहा कि आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो फिर मुनीर फारूक साहब जो उन्होंने सवालात तैयार किए और बड़े बैलेंस किस्म के सवाल, उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि डिसबैलेंस है या वो एक पुराना नैरेटिव जो PTI का है या PTI के ख़िलाफ़ है उसको वो सपोर्ट करता हो। तो एक बैलेंस किस्म की उन्होंने क्वेश्चन की शीट तैयार की और उसके बाद अपनी टीम को कहा और टीम को लेके वो शेख रशीद साहब के घर पहुंच गए। लेकिन शेख रशीद साहब का घर लाल हवेली नहीं है जहां पर वो गए थे, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर उनके घर में पहुंचे। जब वो पहुंचे तो मुनीर फारूक साहब का ख्याल ये था कि शेख रशीद साहब का बुरा हाल होगा, क्योंकि अमूमन
जो लोग मिसिंग होते हैं या अपनी रजामंदी से जाते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो उनका बुरा हाल होता है, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शेख रशीद साहब अपना लाल सुर्ख रंग बड़े मज़े से जैसे इत्मीनान के साथ छुट्टियाँ गुजार के आए हैं उसके साथ वहाँ बैठे हुए थे। साफ़ सुथरे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, अपनी वेस्ट कोट पहनी हुई थी, उन्होंने गुची के उन्होंने जूते पहने हुए थे और बिल्कुल कंफर्टेबल थे और ताज़ा ताज़ा उन्होंने सिगार पिया था। और उसी के दौरान उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया। उनका स्वागत करके उन्होंने बिठाया, फिर टीम आई, टीम ने अपने कैमरे लगाए, माइक लगाए, आवाज़ टेस्ट हुई और उसके बाद शेख रशीद साहब के साथ सवाल करने शुरू किए। शेख रशीद साहब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे। उन्होंने किसी जगह पे कोई ऐसा होता है ना, कोई हेजिटेशन फील हुई हो या उन्हें महसूस हुआ हो कि कुछ, या एंकर को ये महसूस हुआ हो या कैमरामैन को भी महसूस हुआ कि शेख रशीद साहब के जिस्म में किसी जगह दर्द हो रहा है, तो वो ऐसा कोई तासुर नहीं था। बल्कि शेख रशीद साहब को कोई फैंटा नहीं पड़ा था। जैसे जो कहा जा रहा था ना, शेख रशीद के साथ बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है। कुछ लोग ये कहते थे कि मरवत साहब मिले हैं तो उन्होंने पता लगाया कि शेख रशीद को कहाँ कहाँ चोटें आई। कुछ लोगों ने कहा जी उनको उल्टा लटका दिया गया, कुछ लोगों ने कहा कि उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है। तो शेख रशीद साहब के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं हुआ था। वो बिल्कुल मुकम्मल कंफर्टेबल थे, ताज़ा उन्होंने शेव की हुई थी, क्लोन उन्होंने लगाई हुई थी, गुची के शूज़ उन्होंने पहने हुए थे, वेस्ट कोट उनकी अपनी थी, कपड़े उनके अपने थे, बड़े मज़े से टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए थे। हर सवाल का जवाब उन्होंने नहायत ही तफसील के साथ दिया और उन्होंने ये भी बताया कि मैं सियासत को तर्क नहीं कर रहा, मैं सियासत करूँगा। और अलबत्ता उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो सरदस्त मैं नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा और प्रोग्राम आज या कल 2 दिनों में किसी वक्त भी ऑन एयर हो जाएगा, तो आप खुद देख लेंगे कि उसमें शेख रशीद साहब कितने कंफर्टेबल थे और उसके बाद उन्होंने क्या क्या बातें की। जो 196 मिलियन पाउंड का जो सवाल है वो सवाल ना किया गया और ना ही शेख रशीद साहब ने उसका जवाब दिया, क्योंकि वो पहले जवाब दे चुके हैं कि जब ये 196 मिलियन का इशू कैबिनेट में चल रहा था तो उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन सियासत के अंदर और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है वो ज़ाहिर है जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो फिर ये पता चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस तमाम कंफर्टेबल माहौल के बावजूद शेख रशीद साहब बदले हुए हैं। अब शेख रशीद साहब वो शेख रशीद नहीं है जो पुराने शेख रशीद साहब होते थे, जो कहते थे जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, बर्बाद कर दो, खून की नदियां बहा दो, गिरबान से पकड़ लो, खींच लो, बाहर फेंक दो। और मियां नवाज शरीफ के बारे में जो ख्यालात, जिन ख्यालात का इजहार वो करते होते थे, अब ये शेख रशीद वो नहीं। अब ये दूसरे शेख रशीद हैं जो दरमियान में खड़े हुए हैं। अब इन्हें इमरान खान के अंदर बहुत खामियां नज़र आ रही हैं, इन्हें वो बहुत कोताहियाँ नज़र आ रही हैं, इन्हें वो बहुत चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं जो इमरान खान साहब की पहले होती थी। और उसके बाद ज़ाहिर है जो 9 मई के बाद तक भी ये सपोर्ट करते थे इमरान खान साहब को, लेकिन अब ये सपोर्ट वो वापस हो रही है। अब इन्हें 9 मई और 10 मई में इमरान खान का कसूर नज़र आ रहा है। कुछ साइफ़र के बारे में भी वो कुछ ख्यालात का इजहार करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेख रशीद साहब के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उनकी कमर पे कोई दाग नहीं है मार का, उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई खराश नहीं है और मुकम्मल तौर पे कंफर्टेबल हैं। किसी कैद तन्हाई का वो शिकार नज़र नहीं आ रहे। और इनके इंटरव्यू के बाद अब महसूस होता है कि शायद स्ट्रैटेजी बदल गई है और इस स्ट्रैटेजी में अब जो नया बंदा इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा तो ख़ुद कॉल करेगा, अपने मोबाइल से कॉल करेगा। किसी स्टूडियो में ना उसको ले जाया जाएगा, ना वो खुद जाएगा, एंकर कोई तकलीफ़ करनी पड़ेगी और वही वहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब मैं मरीफ फ़ारूक के बारे में एक चीज़ का इजहार करना चाहता हूँ। मुझे पता है जब ये इंटरव्यू चलेगा तो उसके बाद इनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, बल्कि अभी से इनकी ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। तो पहली बात तो ये है कि मरीफ फ़ारूक एक एंकर है, मरीफ फ़ारूक एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट का काम ही स्टोरी को डिग आउट करना और लोगों के सामने पेश करना है, और एंकर का काम ही लोगों के इंटरव्यूज़ करना और टॉक शो करना है। अब अगर मरीफ फ़ारूक पिक एंड चूज़ करेगा, वो उसे अगर बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी और वो उस स्टोरी को नहीं करेगा तो फिर वो जर्नलिस्ट नहीं है। तो मरीफ फ़ारूक का ये हक़ है, उसने ये हक़ इस्तेमाल किया और मैं उसके इंटरव्यू के चलने से पहले उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और आप यकीन करें कि अगर ये इंटरव्यू मुझे भी मिलता तो मैं भी करता, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम ही है। तो मरीफ फ़ारूक ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मैं मरीफ फ़ारूक को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने एक बहुत बड़ा सिक्सर लगाया।